एनडीटीवी इंडिया की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। हम इस वक्त हैं बिहार में, और बिहार में क्यों है इसका संदर्भ आप थोड़ी देर में अभी जान जाएंगे। एक ऐसे कोच, राजनीतिक कोच काफी चर्चा में रहे हैं, जिनके क्रेडिट में 2014 की जीत, मोदी सरकार की 2014 की जीत, उसके बाद 2015 जब बिहार में महागठबंधन हुआ उसकी रणनीति बनाने का श्रेय, और फिर अभी हाल फिलहाल खेला होबे जो पश्चिम बंगाल में हुआ उसका भी श्रेय गया। लेकिन अब ये जो राजनीतिक कोच है ये कुछ और करने चला है, पैदल चल पड़ा है। और पैदल बिहार में चल करके क्या हासिल करना चाहता है ये कोच? क्या कोच खुद खिलाड़ी बनने के सपने देख रहा है? आइए बात करते हैं इन सब चीजों के लिए। और भी कई मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं पीके यानी कि प्रशांत किशोर। आपका बहुत बहुत स्वागत एनडीटीवी इंडिया में। प्रशांत जी, आज आपकी यहाँ पर स्पीच हमने सुनी, जिसमें मैं देख रहा था कि बीच बीच में भोजपुरी भी हो रही थी, बीच बीच में हिंदी भी हो रही थी, व्यंग भी हो रहा था, हास्य भी हो रहा था, और बात बात में आप ये भी बोल गए कि मैं राजनीतिक दल नहीं हूँ, मैं चल रहा हूँ लेकिन मैं राजनीतिक दल नहीं हूँ। इफ यू आर नॉट अ पॉलिटिकल फोर्स देन ऑल ऑफ दिस इज टू व्हाट एंड? ये बात बात में नहीं बोल गए, ये तो जब से शुरू किया है 2 मई 2022 को आकर मैंने बिहार में ये घोषणा की है कि बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने के लिए बिहार के समाज के स्तर पर एक प्रयास किया जाएगा, जिसका नाम है जनसुराज। जनसुराज कोई दल नहीं है, ये कोई सामाजिक आंदोलन भी नहीं है, ये समाज के मदद से, समाज के जरिए एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का प्रयास है। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, टू व्हाट एंड? इट इज़ टू चेंज द destiny and the discourse around Bihar. Bihar is known for its political discourse. Bihar is known for its caste-ridden politics. Bihar is known for very many wrong regions. It is time Bihar is also known for what people are capable of. बिहार के लोग, उनमें जो काबिलियत है, उनमें जो क्षमता है, उसको एक व्यवस्था दी जाए, उसको एक सांचे में रखा जाए, ताकि बिहार में एक नई व्यवस्था बने, जिससे न सिर्फ बिहार में विकास हो बल्कि देश के स्तर पर भी ये चीज़ स्थापित की जाए कि लोग आपस में मिलकर सही मायनों में एक लोकतांत्रिक विकल्प, अपना विकल्प, जनता का विकल्प बना सकते हैं और उसको चला सकते हैं। आपको नहीं लगता प्रशांत किशोर जी ये एक सुनहरा सपना है जो कि बहुत लोगों ने हासिल करने का प्रयास किया है? मैं उदाहरण के तौर पर 2011 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन आया, साल 1.5 साल तक उन्होंने यही बात की, लेकिन 1-1.5 साल के अंदर बोलते बोलते बाद में उन्होंने बोला कि अब हम राजनीति में आ रहे हैं। अब वो एक राजनीतिक दल बन गए। देखिए, आप पहले तो समाज की तरह मीडिया की भी सोच आजकल वही 2020 वाला जमाना है। जिनको भी लगता है कि एक ऐसी सोच है जो यूटोपियन आइडिया है, तो आपको मैं बता दूं कि इस देश में आज़ादी से पहले ये व्यवस्था बिल्कुल सालों दशकों तक कायम थी। हमने इतिहास में पढ़ा है, सुना है, कांग्रेस के अधिवेशनों का बड़ा जिक्र होता है। जो महात्मा गांधी की कांग्रेस थी, आज वाली कांग्रेस नहीं, जो महात्मा गांधी के लीडरशिप में जो कांग्रेस थी, वो वैसी ही व्यवस्था थी जिसमें देश भर से लोग एक जगह इकट्ठा होते थे। वो ये तय करते थे कि उस दल का उस साल के लिए कौन नेतृत्व करेगा। लोग ये मिलकर तय करते थे कि किन बात पर आंदोलन होगा, किस तरीके से उसको चलाया जाएगा, और इस चीज़ को हर साल किया जाता था। और सिर्फ बिहार के स्तर पर नहीं, पूरे देश के स्तर पर। उस समय भी समाज शिक्षित आज के मुकाबले तो कम ही था, उस समय भी जाति थी, उस समय भी लोगों का अपना इंटरेस्ट था। फिर भी इस देश ने इस चीज़ को लंबे अरसे तक देखा है, करके दिखाया है कि लोग आपस में मिलकर इस तरह की व्यवस्थाओं को बना सकते हैं और आगे चला सकते हैं। अगर ये बात आज़ादी से पहले लागू थी या किया जा रहा था, तो इसको आज भी किया जा सकता है। और इसीलिए उसी सोच से प्रेरित होकर इस काम को मैं यहाँ कर रहा हूँ। करने में आपको थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि आप मीडिया के लोग या जो विश्लेषक हैं, जो टिप्पणीकार हैं, वो तो जो हो रहा है उस पर टिप्पणी करते हैं या जो हुआ है उसका विश्लेषण करते हैं। 2011 में जब चुनाव प्रबंधन, राजनीतिक रणनीतिकार जैसे जिन शब्दों का प्रयोग मेरे लिए कर रहे हैं, 2011 में अगर आप मेरे से मिलकर ये बात कर रहे होते और मैं आपको कहता कि मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जिसमें चुनाव में यंग लड़कों की, प्रोफेशनल्स की भूमिका हो सकती है, तो उस समय भी आप यही कहते कि ये तो यूटोपियन आइडिया है। आज उस बात को आप इसलिए मान रहे हैं कि 10 बरस
2011 से 21 के बीच में भारत के अलग अलग 11 चुनावों में उस काम को करके दिखाया गया, सफलता लेकर दिखाई गई। अब प्रशांत किशोर वहाँ हैं या नहीं, पूरे देश में चुनाव प्रबंधक, रणनीतिकार, प्रोफेशनल्स, वट एवर नेम यू वांट टू यूज, इस तरह के लोग, चाहे आप मुखिया का चुनाव लड़ें या प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ें, सब लोग इस बात को मान रहे हैं कि रणनीतिकार हो या कोई प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है, कि जिस चीज को आप कर रहे हैं उसको ज्यादा व्यवस्थित और एफिशिएंट तरीके से करने के लिए आपको प्रोफेशनल मदद की जरूरत है। उस चीज को आप या देश इसलिए मान रहा है क्योंकि हमने उसको 10 साल करके लोगों के साथ प्रमाणित तौर पर स्थापित किया है कि नहीं, इसको किया जा सकता है और इसका रिजल्ट आएगा। अभी जो मैं कर रहा हूँ, एक मिनट, अभी जो मैं कर रहा हूँ, चूंकि देश में कोई दूसरा नहीं कर रहा है तो आपको यही लगेगा कि ये तो यूटोपियन आइडिया है। लेकिन मैं जब इसको करूंगा, नहीं प्रशांत जी, 5 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल और करके अगर इसको सफल तरीके से यहाँ बिहार में कर दिया जाए तो आप ही आकर कहेंगे कि इन्होंने ये चीज यहाँ करके दिखा दिया। Taking what you are saying at face value, my question is this. No, you are not doing a favor by taking it on a face value. No, this is what I am doing. No, I am saying, see, what you will be able to achieve, we will know. Right now, you have embarked on a new course, right? Yes. I just want to understand, जन सुराज, आपने बोला ये गांधी की विचारधाराओं से प्रेरित है। बिल्कुल। आपके बारे में, आप किस चीज के लिए प्रसिद्ध हैं? आप इस चीज के लिए प्रसिद्ध हैं कि आप रणनीति बनाते हैं और उस रणनीति से चुनाव जीतती हैं अलग अलग पार्टियां, ठीक? इसमें कटिंग अक्रॉस आइडियोलॉजिकल लाइंस, उसमें बीजेपी को भी चुनाव जिताया है आपने, उसमें जेडीयू और महागठबंधन को भी जिताया है, ममता बनर्जी को भी जिताया है, आप तमाम पार्टियों को जिता चुके हैं। व्हाट इज सो गांधीयन अबाउट दिस? सी, पहली बात तो आपने कहा कि मेरी पहचान क्या है। मेरी पहचान वो है जो आप जिस कालखंड में आपने मुझे देखा, आपने मुझे स्टूडेंट के तौर पर नहीं देखा है तो आपको मेरी वो पहचान नहीं मालूम है। आपको वो पहचान नहीं मालूम है जब मैं 10 साल संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस में काम करता था। तो मेरी पहचान वो है जो मैं काम कर रहा हूँ। जो पिछले 10 साल मैंने काम किया उसका 6-7 साल का जो कालखंड है उसको आप उस दौरान मीडिया के लोगों ने देखा है। जब मैं 2011 में वो काम कर रहा था, 2012 में काम कर रहा था, तब मेरी कोई पहचान नहीं थी। तो आज जो मैं कर रहा हूँ इसकी भी कोई पहचान नहीं। मैं पहचान अपने नाम से बनाना ही नहीं चाहता हूँ। हम उन घर में उन लोग उस परिवार से नहीं आते हैं जो पहचान लेकर पैदा हुए हैं। हमारी पहचान हमारा काम है। हमने जो 10 साल किया है वही मेरी पहचान है। अब जो कर रहे हैं और जो खड़ा कर रहे हैं यही हमारी आगे की पहचान होगी। और जब मैंने वो रणनीति का काम किया तो आप मेरी संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस की पहचान को भूल गए। आगे 10 साल में अगर ये करके दिखा दूंगा तो आप रणनीतिकार की पहचान को भूल जाएंगे। वो पहचान भूल जाएंगे हम। बिल्कुल भूल जाएंगे। आप भाई, संयुक्त राष्ट्र संघ में जब मैं था, आप मुझे तो कोई नहीं बताता है कि मैं पब्लिक हेल्थ का एक्सपर्ट हूं। मुझे कोई नहीं उस पर बात करता है। मुझे कोई नहीं पूछता है कि आप संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या करते थे, क्योंकि जो आगे 10 साल मैंने किया वही उसमें आपकी दिलचस्पी है। तो जो मैं अभी कर रहा हूँ, मेरी जो पहचान है, जो मैं कर रहा हूँ, इससे बनेगा। मेरी पहचान ये नहीं है कि मैं किसी मुख्यमंत्री का लड़का हूँ। मेरी पहचान ये नहीं है कि मेरे बाबूजी बहुत बड़े आदमी हैं। मेरी पहचान मेरा काम है जो मैंने किया है अपनी क्षमता से, विद्वता से, पराक्रम से, मेहनत से। Prashant, you have not answered my question. मैं आ रहा हूँ। What is so Gandhian about having no ideology and supporting all different political parties? Because you have not understood Gandhi. First of all, those who want to box the individuals in some विचारधारा, तो आपको 2-3 बात मैं बताना चाहता हूँ। दुनिया में मानव सभ्यता के इतिहास में जितने बड़े हीनस क्राइम्स हुए हैं वो सब विचारधारा के नाम पर किए गए हैं ज़्यादातर। तो जो नेता है, दल है, नेता किसी भी, सिर्फ राजनीतिक नेता नहीं, धार्मिक हो, सामाजिक हो, जो नेता है वो चाहता है कि उसके फॉलोअर विचारधारा का में बंध के उसके अंधभक्त हो जाएं। विचारधारा होना बहुत अच्छी बात है। सबके पास कोई ना कोई विचारधारा होनी ही चाहिए, लेकिन विचारधारा होना एक बात है और विचारधारा में अंधभक्त हो जाना दूसरी बात है। मैं अंधभक्त नहीं हूँ। आपने कहा कि इसमें गांधीयन क्या है, बिल्कुल ठीक बात है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि गांधी की विचारधारा क्या है। गांधी ने कहा कि आपको वेजिटेरियन होना चाहिए। वेजिटेरियन होने के समर्थक थे गांधी। तो आज आरएसएस ये कह सकती है कि गांधी वही कह रहे थे जो हम लोग कह रहे हैं। गांधी सोशलिज्म के फेवर में थे, तो सोशलिस्ट कह सकते हैं कि गांधी उनके की विचारधारा जो थी वो उनकी विचारधारा थी। गांधी वॉज इन फेवर ऑफ स्टेट ओनरशिप ऑफ द एसेट्स, तो उसके हिसाब से वो कम्युनिस्ट हो गए। और कांग्रेस में तो वो थे ही।
तो गांधी की विचारधारा को आज के किस राजनीतिक दल से आप जोड़ेंगे, आप मुझे बता दीजिए, मैं उस दल में उसका काम कर देता हूं। मैंने दलों के साथ, जो आपने कहा, अलग अलग दलों के साथ काम करके देखा, सीखा, समझा, अनुभव किया कि आखिर ये राजनीतिक सामाजिक चीजें चलती कैसे हैं। बहुत बड़े स्केल पर करके देखा। देखने समझने के बाद जो मेरा अनुभव हुआ, जो उससे सीखा, जो मेरी पहचान बनाई, उन सारे अनुभवों को, सारे सीख को एक साथ पिरो के मैंने इस अभियान को शुरू किया है, जहां मेरी समझ ये है कि जब तक आप समाज के स्तर पर काम नहीं करेंगे तब तक राजनीति में कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। भाजपा आज देश में इसलिए जीत रही है क्योंकि समाज के स्तर पर एक बड़े वर्ग को उन्होंने हिंदुत्व के नाम पर एक साथ कर लिया है। वो उसका परिणाम है कि राजनीति में उनको सफलता मिल रही है। राजनीति में सफलता मिल रही है इसलिए हिंदुत्व नहीं है, हिंदुत्व है इसलिए राजनीति में सफलता मिल रही है। तो समाज के स्तर पर एक बड़े प्रयास की जरूरत है और वो प्रयास गांधी की विचारधारा मेरी समझ से सबसे बेहतर विकल्प है, इसलिए उसको लेकर चल रहे हैं। अभी इन योर एड्रेस टू द पीपल हियर, आई ऑल्सो हर्ड यू से कि बाद में जितने जो लोग यहाँ पर प्रतिनिधि हैं वो जब बैठेंगे तब उसके बाद हम तय करेंगे कि हमको राजनीतिक दल बनना है या नहीं, लोग तय करेंगे। बिल्कुल। सो राइट नाउ यू आर नॉट अ पॉलिटिकल फॉर्मेशन। नॉट एट ऑल। आप पॉलिटिकल फॉर्मेशन देख लीजिए, जन स्वराज तो कोई पॉलिटिकल फॉर्मेशन है नहीं, ये कोई दल है नहीं, इसमें कोई मेंबरशिप नहीं है, इसमें कोई चंदा डोनेशन नहीं है, कोई पदाधिकारी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ समाज को ये बताने का, जगाने का प्रयास है कि आप जिन बातों के लिए अपने नेताओं को, दलों को दोष दे रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसके मूल में आपसे होने वाली गलती है, जहां पर आप वोट अपने बच्चों के भविष्य के लिए नहीं दे रहे हैं। आप शिक्षा और रोजगार की बात कर रहे हैं लेकिन वोट आप जाति के नाम पर दे रहे हैं, धर्म के नाम पर दे रहे हैं। तो जब तक आप अपने मुद्दों पर, जब तक आप शिक्षा और रोजगार पर वोट नहीं देंगे, जब तक आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट नहीं देंगे, तब तक सुधार नहीं हो सकता है। और लोगों को ये समझाने का प्रयास है। अब अगर मान लीजिए कि लोग समझ जाएं कि नहीं भाई, हमें शिक्षा और रोजगार पर ही वोट देना है, तो उनके पास विकल्प भी होना चाहिए। तो वो विकल्प किसका होगा? वो विकल्प प्रशांत किशोर का नहीं होगा। मैं लोगों को बता रहा हूं कि भाई विकल्प आपको चाहिए तो आप मिलकर विकल्प बनाइए। हम दूसरे दलों की मदद कर, यही तो मेरी पहचान है कि मैं दलों की मदद करता था, तो मैं अब लोगों की मदद कर रहा हूं कि आप लोग साथ में आइए, एक फॉर्मेशन बनाइए, उसको दल अगर आप कहना चाहते हैं तो दल कहिए, चुनाव लड़िए, चुनाव में मदद करेंगे। तो इवेंचुअली ये प्लेटफॉर्म जो है, अगर लोग चाहते हैं तो इट कैन टर्न पॉलिटिकल। नॉट इट कैन, इट विल। पहले दिन मैंने कहा है कि सब जन स्वराज की परिभाषा ही क्या दी गई है, समाज की मदद से एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का प्रयास, जिसमें दल तो बने लेकिन दल सही लोगों के साथ बने, समाज के लोग मिलकर बनाए, कोई व्यक्ति या कोई परिवार न बनाए, कोई उसका एक नेता ना हो, कोई उसका एक मालिक ना हो, बल्कि समाज के लोगों को, उनकी भागीदारी से दल को बनाया जाए, सब लोग इसको मिलकर बनाएं और मिलकर चलाएं। ठीक है। अब ये क्योंकि इसमें कोई सीक्रेट नहीं है कि दल बनेगा कि नहीं, वो पहले दिन मैंने वो क्लियर हो गया। चलिए, लेकिन अब जैसे हम इफ वी टॉक अबाउट द इमीडिएट फ्यूचर एंड द इवेंचुअल फ्यूचर, राइट, आप एक लॉन्ग टर्म विजन के बारे में बात कर रहे हैं, मैं एक इमीडिएट फ्यूचर के बारे में बात कर रहा हूं, जो है अगले एक साल में 2024 का चुनाव। इस तरीके का फॉर्मेशन, लोगों को जागरूक करना, ऐसे में आपकी स्पीच में बार बार ये कहना कि आपने हर नेता के बारे में कुछ बोला, तो जाहिर सी बात है लोगों के पास वो विकल्प नहीं है, क्योंकि अगर वो हर चीज के बारे में सोचेंगे, दे विल बी अवेयर, देन दे विल सी दैट दे डोंट हैव एन ऑप्शन। बिल्कुल। फिर वो कहाँ जाएं भाई? इसीलिए जब उनको लगेगा कि जो विकल्प है वो नहीं है, इसी के लिए तो उनको कह रहा हूं कि आप खड़े होइए, आप मिलकर विकल्प बनाइए। आपने कहा इमीडिएट और लॉन्ग टर्म, जो लोग मुझे जानते हैं थोड़ा बहुत भी, और मैं अपने आप को जैसे देखता हूं, मैं कोई शॉर्ट टर्म काम करता ही नहीं। मैंने 10 साल संयुक्त राष्ट्र संघ में काम किया, उसके बाद 10 साल मैंने जो काम किया, जिसको आप राजनीतिक रणनीतिकार, चुनाव प्रबंधक वगैरह सब जिसके लिए यूज करते हैं, अब मैंने तय किया है कि मैं वो काम को नहीं करूंगा। और ये आज नहीं तय किया है, 2 मई 2021 को, लोग भूल गए हैं, 2 मई 2021 को आपके ही चैनल पर एनडीटीवी पर मैंने कहा कि अब मैं ये काम नहीं करूंगा। उसके बाद एक साल तक 2 मई 2021 से 2022 मई तक मैंने अपने लिए ये समय रखा, सोचने विचारने का, सारे विकल्पों को जांचने परखने का कि मुझे जीवन में आगे क्या करना है। सब कुछ सोचने, जांचने, परखने के बाद मैंने ये तय किया कि मुझे बिहार आना है और ये नई व्यवस्था खड़ी करनी है। अब इसको करने में 2 बरस लगे, 20 बरस लगे, मैं करूंगा यही। अब 24 में चुनाव है, 25 में चुनाव है, पंचायत का चुनाव है, देश में क्या हो रहा है ये मेरा विषय नहीं है।
मेरा विषय ये है कि मैंने बिहार की जनता को ये आश्वासन दिया है कि मुझे जो भगवान ने जो भी शक्ति बुद्धि दी है, सब कुछ जीवन में छोड़कर मैं इस चीज़ के लिए संकल्पित हूँ कि मुझे बिहार में ये व्यवस्था खड़ी करनी है, बिहार को सुधारना है। नहीं तो और अगर जब मैं ये काम कर 20 रहा साल हूं, लग जाएगा तो लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या, फिर मैं वही इतना कहूंगा, आप ब्लूप्रिंट और भाई runway लेकर के मैं चल आपको रहे हैं। फिर वही बात कह रहा हूं, जिस पहचान को आप इतना ढिंढोरा लोग पीटते हैं, जिसकी वजह से लोग हमसे बात करते हैं, उस पहचान को बनाने में भी इतने ही बरस लगे हैं। आपने एक शब्द में 1 मिनट में कह दिया कि बंगाल में खेला होबे। बंगाल में मैं मई 2019 में गया हूं और बंगाल का रिजल्ट आया है मई 2021 में, वहां 2 बरस लगे। 2011 से मैंने वो काम शुरू किया जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, और 2021 में मैंने उसको छोड़ा। उस पहचान को बनाने में 10 बरस लगा है, तो 10 बरस अगर जनसुराज को बनाने में, बिहार को सुधारने में लग जाए तो क्या दिक्कत है? सिर्फ बिहारी को सुधारने में या आगे भी? मेरा पूरा कमिटमेंट बिहार से है। मैंने जो पहला ट्वीट किया है 2 मई 2022 को, जिसमें मैंने जनसुराज की घोषणा की, उसमें लिखा है शुरुआत बिहार से। इसका मतलब यह है कि मैं बिहार में हूं और बिहार में ही इसको करके दिखाऊंगा। और मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो बोलने में यकीन रखते हैं। मेरा यकीन यह है कि मैं इस काम को करूंगा। आप क्यों आए हैं? क्योंकि मैं इसको कर रहा हूं और इसको पूरी ईमानदारी और शुद्धता से कर रहा हूं। पदयात्रा तो होती ही रहती है, पूरे देश में लोग करते रहते हैं। ये पहली पदयात्रा है जो विशुद्ध पदयात्रा है। मैं 2 अक्टूबर से चलना मैंने शुरू किया है, तो उसके बाद से मैं गाड़ी पर मैंने पैर नहीं रखा है। मैं कोई 1 दिन का मैंने छुट्टी नहीं लिया है, अपने घर नहीं गया हूँ, मैं गाँव में ही रहता हूँ। मेरे लिए पदयात्रा, कंटेनर में रहते हैं क्या आप? नहीं, मैं तो यहीं रहता हूँ। आप जहाँ बैठे हुए यहीं रहते हैं, टेंट में रहते हैं। कंटेनर हमारे पास नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका क्या फ़र्क है, क्योंकि मेरे लिए पदयात्रा कोई किलोमीटर का टारगेट नहीं है कि कितने किलोमीटर चलना है। मेरे लिए ये भी कोई टारगेट नहीं कि इसको कितने दिन में करना है। आप देख रहे हैं कि 6 महीने से मैं चल रहा हूँ और 6 महीने में मैं सिर्फ 4 जिले कर पाया हूँ, क्योंकि मुझे गाँव-गाँव जाना है और मुझे इसको करने में 1.5 बरस लग जाए, 2 बरस लग जाए, मुझे कोई चिंता ही नहीं है। लोगों को ज़्यादा चिंता है कि कब पूरा होगा। मैं कह रहा हूँ कि उसका कोई लक्ष्य ही नहीं है। मैं नहीं जानता हूँ कि ये पदयात्रा 6000 किलोमीटर पे खत्म होगी या 8000 पे खत्म होगी। मुझे नहीं मालूम है कि ये 1 साल में पूरा होगा कि 1.5 साल में। मुझे ये मालूम है कि मुझे पूरे बिहार में इसको करना है, ईमानदारी और शुद्धता से करना है। पदयात्रा सिर्फ एक माध्यम है। पदयात्रा ऑन इट्स ओन हैज़ गॉट नो वैल्यू फॉर मी। मुझे कोई पुलिस में भर्ती तो होना नहीं है, मुझे कोई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये नहीं बनाना है कि मैं कितना किलोमीटर पैदल चल सकता हूँ। मुझे पदयात्रा के जरिए गांव में जाकर रहना है, बिहार को एकदम ज़मीनी स्तर पर समझना है और उन लोगों को साथ में लाना है जो बिहार को समझते हैं, जो यहाँ के ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जिनमें ये काबिलियत है, जज्बा है कि नहीं, बिहार जो आज देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, यहाँ एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे बिहार में भी समृद्धि आए, बिहार के बच्चों का भविष्य सुधरे, और उसके लिए ही ये पूरा प्रयास है। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता था, ये जो आप जो भाषण बोलते हैं उसमें तमाम और भी क्लिप्स सोशल मीडिया पर मैंने देखी। आप नेताओं के एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पर टिप्पणी करते हैं कि 9वीं पास या 10वीं पास जो है वो आपका नेता अब आप तय कर लीजिए होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, आपने पूरी टिप्पणी सुनी नहीं। मैं उल्टी बात कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि बिहार में तेजस्वी यादव के नाम पे मैं कहता हूँ कि भाई लालू जी के लड़के हैं, यही उनकी पहचान है, और वो 10वीं फेल है, 10वां पास नहीं किया उन्होंने, और वो मुख्यमंत्री की रेस में हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो मैं लोगों को ये बता रहा हूँ कि भाई वो बने मुख्यमंत्री, कोई दिक्कत नहीं है। लोकतंत्र में कोई भी आदमी जो पहली क्लास नहीं पढ़ा है वो भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन सकता है। क्वालिफिकेशन तो कोई क्राइटेरिया है नहीं।